काश उस दिन घर जल्दी ना आई होती और उसने वो सब कुछ आंखों से ना देखा होता तथा कानों से ना सुना होता तो क्या उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। नहीं, ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था। उस दिन दोपहर के लगभग 2 बजे थे जब रिया घर पहुंची। वो समय सास ससुर के सोने का होता था, इसलिए उसने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपने कमरे की ओर जाने लगी कि अचानक उसे तेज तेज आवाजें आने लगी। उसने अंदर जाकर जो देखा और सुना उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर तेज बजती घंटी की आवाज से रिया की तंद्रा भंग हुई कि अरे, 4 बज गए, लगता है श्रुति आ गई। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। रिया की शंका सही थी, दरवाजे पर श्रुति ही थी। रिया की 18 साल की लाडली बेटी श्रुति दरवाजे से अंदर आकर अपना बैग रखकर जूते खोलते हुए वह इठलाती हुई बोली, अरे मम्मी, आज स्टेट लेवल बैडमिंटन में मेरे सामने वाले खिलाड़ी की मैंने ऐसे छुट्टी की ना कि पूछो मत। मैंने उसे सीधे सेट में हरा दिया। मेरी कोच बोल रही थी कि अगर मैं ऐसे ही खेलती रहूंगी तो एक दिन नेशनल लेवल खिलाड़ी बनूंगी, और वह दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों में मेरी फोटो आएगी। श्रुति की रनिंग कमेंट्री जारी थी। बैग को खोलते हुए उसमें से बड़ी सी ट्रॉफी निकालकर वह माँ से लिपट गई। दिस ट्रॉफी इज फॉर माई डियर मॉम। और रिया के हाथ में ट्रॉफी थमाकर बोली, मम्मी खाना तैयार रखना, बस मैं 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके आती हूँ। जोर की भूख लगी है, कहते हुए वो अंदर चली गई। कॉर्निस पर ट्रॉफी को रखते हुए रिया की आंखें भर आई। चुपचाप रसोई में जाकर गरम फुलके सेककर प्लेट में रोटी सब्जी रखकर उसने खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फ्रेश होकर आई श्रुति ने 5 मिनट में खाना खा लिया और बोली, मम्मा मैं 1-2 घंटे के लिए सोने जा रही हूँ, शाम को केमिस्ट्री की क्लास है, मुझे जगा देना। ये कहकर वह सोने चली गई। रसोई समेटकर रिया भी बेटी के पास लेट गई। सोती हुई मासूम श्रुति के बालों में हाथ फेरते हुए रिया 20 साल पहले की दुनिया में पहुंच गई। उसे पता ही नहीं चला, सच ऐसी ही तो थी, वो भी इतनी ही खुशमिजाज और खूबसूरत जिंदगी से भरपूर होनहार लड़की। घर में वात्सल्यपूर्ण माता पिता और ढेर सारा प्यार करने वाली 2 छोटी बहनें। बाहर कॉलेज और बैडमिंटन कोर्ट, इन सब के बीच हंसते खेलते हुए उसकी जिंदगी गुजर रही थी। इस बीच एक और बहुत अच्छी बात हुई। बैडमिंटन में ढेरों पुरस्कार बटोर चुकी रिया को रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी का ऑफर मिला। रिया और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। रिया ने ग्रेजुएशन के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली, मगर इसके बाद उसकी जिंदगी इतनी जल्दी और इतनी तेजी से बदलेगी उसका तो उसे आबा भी नहीं था। रेलवे की नौकरी मिलने के कुछ समय बाद ही रिया की बुआ उसके लिए अपने इंजीनियर देवर का रिश्ता लेकर आ गई। हालांकि शुरू में रिया ने इतनी जल्दी विवाह करने से इनकार कर दिया, पर पिता के समझाने पर कि वह लड़कियों में सबसे बड़ी है, उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वो बाकी 2 लड़कियों के लिए भी लड़का देख सकेंगे, और फिर लड़के वाले परिचित है, लड़का देखा भाला है, अच्छा खानदान है, मना करने का कोई कारण नहीं है, वगैरह वगैरह। आखिरकार रिया विवाह के लिए राजी हो गई, पर सच बात ये भी थी कि उस दिन वहां के साथ आए उस लंबे सजीले सांवले नव युवक अजय को देखकर वो मना नहीं कर पाई थी। खुशी खुशी रिया की शादी संपन्न हुई और वह अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में शादी के बाद के 6 महीने जैसे पंख लगाकर उड़ गए। रिया अपने सास ससुर की लाडली बहू और ननंद कला की पक्की सहेली बन चुकी थी। अजय भी उसका बहुत ख्याल रखता था, बस कमी कुछ थी तो उसके पास समय की। जब रिया उसकी शिकायत करती तो वो सफाई देता, क्या करूं रिया, तुम्हें तो पता है मुंबई की लाइफ तो ऐसी ही है, सुबह 8 बजे निकलता हूँ तो 10 बजे पहुँचता हूँ, फिर दिन भर साइड में इंस्पेक्शन करना, शाम को मीटिंग और दूसरे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना। 8 बजे निकलता हूँ तो घर पहुँचते पहुँचते 10 बज ही जाते हैं, क्या करें अब तुम ही बताओ। रिया निराश हो जाती, कहती भी क्या, ये कहानी एक उसकी ही तो नहीं है, मुंबई में करोड़ों लोगों को इसी तरह रहना पड़ता है। कभी कभी वो सोचती इससे तो किसी छोटे शहर में ही रहना अच्छा है, कम से कम घर और ऑफिस नजदीक तो होती। पर कोई बात नहीं, अजय की भी मजबूरी है, वरना कोई आदमी 10 से 12 घंटे रोज घर से बाहर खुशी से थोड़े ही रहेगा। ये सोचकर वो अपने मन को मना लेती। सुबह उठकर
सासू माँ के साथ मिलकर खाना बनाकर बाकी काम खत्म करके वो अजय के साथ ही निकलती। उसको स्टेशन में ड्रॉप करके के अजय अपनी साइड पर निकल जाता और रिया लोकल ट्रेन से ऑफिस आ जाती। शाम को 7 बजते बजते वो घर पहुंच जाती। थोड़ा आराम करके टीवी देखते हुए रात के काम निपटा देती। हर शाम को उसके मन में कई बार इच्छा होती कि अन्य लड़कियों की तरह वह भी पति के साथ मुंबई में जुहू बीच में समंदर के किनारे घूमे, फिर पिक्चर देखे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज अजय को आने में देर हो जाती थी। उसका इंतजार करते हुए वो दिन भर की भागा दौड़ी और काम से थककर सो जाती। रविवार शनिवार को भी अजय साइड पर जरूरी काम है बोलकर निकल जाता और रिया कभी अपने मायके चली जाती तो कभी सासू माँ के साथ बाजार चली जाती। इसी प्रकार रिया के ससुराल में कुछ और दिन निकल गए। शादी के सिर्फ 9 महीने ही हुए थे कि अजय को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। रिया भी उसके साथ जाना चाहती थी पर अजय के साथ ऑफिस के 2 सहयोगी और थे, इसलिए रिया मन मसोस कर रह गई। हालांकि प्रोजेक्ट 40 दिनों का ही था पर कुछ न कुछ कारणों से प्रोजेक्ट खत्म होने में देर हो रही थी और प्रोजेक्ट 3 महीनों तक खींच गया। लंदन में काम करते करते अजय की कंपनी को ओमान में एक और प्रोजेक्ट मिला और अजय और 2 महीनों के लिए ओमान चला गया। इधर रिया को अजय के बिना जैसे सब कुछ सुना लग रहा था। अजय के जाने के एक ही हफ्ते में वह बीमार पड़ गई। सासू माँ जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गई और जब डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि वह माँ बनने वाली है तो सास ससुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रिया के पिता को भी फोन पर ये शुभ सूचना दे दी, पर रिया खुद यह बात अजय को फोन पर बताना चाहती थी। रात को जब अजय का विदेश से फोन आया तब खुशी से चहक हुए रिया ने उसे बताया कि वह पिता बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से अजय का लाते हुए कहना कि इतनी जल्दी बच्चे की जरूरत नहीं है, हो सके तो कल जाकर अबॉर्शन करवा लो। ये सुनकर वो सकेत में आ गई। पर क्यों इस पर अजय ने कहा कि वह अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और उसने फोन रख दिया। रात भर रिया सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने सासू माँ को ये बात बताई, पर सासू जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अरे कुछ नहीं बेटा, अभी वो विदेश में है ना तो उसको तुम्हारी चिंता है इसलिए ऐसा कह रहा है, एक बार यहाँ आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर, हम सब है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, अबॉर्शन वगैरह के बारे में सोचना भी मत। और फिर प्यार से उसके बाल सहला दिए। आखिरकार रिया का इंतजार खत्म हुआ। करीब 5 महीने के बाद ओमान में अजय अपना प्रोजेक्ट खत्म करके वापस आ रहा था। रिया ने 2 दिन दफ्तर से छुट्टी ले ली। बड़े चाव से उसने अजय के लिए पाव भाजी, पूर्ण कोली, मसाला भात सब कुछ बनाया था। इतने दिनों के बाद घर का खाना उसे खाने को मिलेगा, ये सोचकर रिया मन ही मन खुश हो रही थी। बहुत दिनों बाद आज उसने अजय की पसंद की पीली साड़ी पहनी थी और गुनगुनाते हुए अजय का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही थी कि सासू माँ ने कमरे में प्रवेश किया। रिया के खिले हुए चेहरे को देखकर कुछ सिर झुकाकर उन्होंने हिचकते हुए कहा, बेटा एयरपोर्ट से अजय का फोन आया है, वह सीधे ऑफिस जा रहा है, घर आएगा तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी और आज यहाँ रिपोर्ट करना जरूरी है। रिया सन रह गई। वो आंसुओं को रोक ना सकी। क्या ऑफिस का काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी है माँ? एक बार फिर मांजी ने ही उसे संभाला। बेटा ऐसी हालत में रोकर अपनी तबीयत खराब मत कर। सुबह से इतना काम कर रही है, चल थोड़ा आराम कर ले। हालांकि उस वक्त तो रिया संभल गई, पर उस दिन उसकी सूजी हुई आंखें और दरवाजे पर नजर किसी से छिपाई ना छिपी। रात को 11 बजे अजय घर पहुंचा। रिया उसका इंतजार करके निंद्रा के आगोश में कब चली गई उसे पता नहीं चला। अजय ने सोती हुई रिया को लापरवाही से देखा और कपड़े बदलकर सोफे पर सो गया। अगला दिन रविवार था। सुबह रिया की नींद देर से खुली। घड़ी की ओर देख तो बड़बड़ा की, अरे 9 बज गए, किसी ने मुझे उठाया तक नहीं। लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर आई तो देखा बाहर गार्डन में माँ, पिताजी और अजय बैठकर गंभीरतापूर्वक किसी विषय पर बात कर रहे थे। ड्राइंग रूम में फोन की घंटी बज रही थी। रिया ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अजय है? नहीं, वह बाहर गार्डन में है।
मैं उनकी पत्नी रिया बोल रही हूँ। आप कौन? रिया ने पूछा। ये सुनते ही फोन कट गया। कौन हो सकती है और उसने फोन क्यों काटा? सोचते हुए रिया बाथरूम में चली गई। जल्दी से फ्रेश होके किचन में जाकर 4 कप कॉफी बनाकर वो गार्डन में सबके लिए कॉफी लेकर आई। उसे देखते ही तीनों शांत हो गए। गुड मॉर्निंग कहते हुए रिया मुस्कुराते हुए सबको कॉफी दी और बैठते हुए अजय से पूछा, आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा? गए थे 1.5 माह के लिए और लगा दिए 5 महीने। कहते हुए उसने अजय को शिकायत भरी नजरों से देखा, मगर अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उड़ती उड़ती नजर उस पर डालते हुए चाय की चुस्कियां लेता रहा। रिया को उसका ये व्यवहार कुछ चुभ गया, पर वो स्वयं को संभालते हुए बोली, अरे अजय जी, आपका अभी एक फोन आया था। किसी महिला का था, पर जब मैंने अपना नाम बताया तो पता नहीं क्यों उसने जल्दी से फोन रख दिया। अरे छोड़ो यार, किसी बैंक वगैरह की क्रेडिट कार्ड बेचने वाली सेल्स गर्ल्स की होगी, कहकर अजय ने बात पलट दी। रिया कहना चाहती थी कि फोन करने वाली महिला का अनौपचारिक ढंग किसी क्रेडिट कार्ड वाली का नहीं हो सकता, पर सबके सामने वह ये बात कह नहीं पाई। एक शक का कीड़ा कहीं कुल बुलाया जरूर था, पर उस समय बात आई गई हो गई। अजय विदेश से सबके लिए ढेर सारे तोहफे लाया था। सब उसी में मग्न थे। कला भी आई थी भाई से मिलने, पर इन सबके बीच रिया को कहीं ना कहीं लगता रहा कि अजय उससे अकेले में मिलने और बात करने में कतरा रहा है। खैर दोपहर में खाना खाकर और भैया के लाए तोहफे लेकर कला अपने घर चली गई। माँ और पिताजी भी अपने कमरे में जाकर सो गए। रसोई वगैरह समेटकर रिया जब अपने कमरे में पहुंची तो अजय गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल रहे थे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रिया के पूछने पर वह बोला कि थोड़ा दोस्तों से मिलकर आता हूँ, और वो बाहर निकल गया। मुझसे मिलना नहीं आपको? मुझसे कुछ बातें नहीं करना आपको? मगर रिया की बातें सुनने के लिए अजय वहां कहाँ था। रिया अपने आंसुओं पर काबू न पा सकी, जाकर कमरे में लेट गई। लगातार बजती फोन की घंटी सुनकर रिया उठी। एक बार फिर सुबह वाली आवाज थी, अजय है क्या घर पर? नहीं, वह बाहर गए हैं। मगर आप कौन? रिया ने पूछा, मगर जवाब में अच्छा निकल गया क्या वह? चलो ठीक है, ओके, कहकर फोन रख दिया गया। रिया का संदेह और गहरा हो गया। शाम को इस बारे में अजय से बात करूंगी, उसने तय कर लिया, पर ऐसा हो ना सका। रात को 12 बजे अजय घर पहुंचा, तब तक रिया सो चुकी थी। सुबह उसको भी ऑफिस जाना था। अगले दिन जल्दी उठकर घर के काम आदि से फ्री होकर वो ऑफिस के लिए निकल गई। आज अजय को 10 बजे किसी साइड इंस्पेक्शन के लिए जाना था, इसलिए वो आराम से सो रहा था। रिया ने उसे जगाना उचित नहीं समझा और सासू माँ से कहकर वो ऑटो से चली गई। रिया ऑफिस पहुंच तो गई, पर उसका काम में मन नहीं लगा। एक तो घर पर काम की थकान, ऊपर से 2 दिनों से अजय की उपेक्षा से उसको बेतरह मानसिक कष्ट पहुंचा था। दोपहर होते होते उसको जबरदस्त सिर में दर्द होने लगा, बेचैनी होने लगी, चक्कर जैसे आने लगे। वो तुरंत छुट्टी लेकर घर आ गई। काश उस दिन घर ना आई होती और उसने वो सब कुछ आंखों से ना देखा होता तथा कानों से ना सुना होता, तो क्या उसकी जिंदगी आज कुछ और होती? नहीं, ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था। रिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बाहर निकले। उस दिन दोपहर के लगभग 2 बजे थे जब रिया घर पहुंची। ये समय सास ससुर के सोने का होता था, इसलिए उसने डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपने कमरे की ओर जाने लगी कि अचानक सासू जी के कमरे से आती आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उनमें से एक तेज आवाज अजय की थी। कमरे का दरवाजा खुला था, पर पर्दे गिरे हुए थे। भीतर से अजय की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गुस्से से भरे, लगभग चिल्लाते हुए अजय कह रहा था, माँ, अब तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं रितिका को नहीं छोड़ सकता, पर तुम नहीं मानी। ये कहकर कि इसे कला की शादी पर असर पड़ेगा। जोर डालकर तुमने उस रिया को मेरे पल्ले बांध दिया। ये तो अच्छा हुआ कि लंदन प्रोजेक्ट में रितिका मेरे साथ थी, वरना मैं तो पागल हो जाता। माँ प्लीज,
अब तो कला भी सेटल हो चुकी है। अब रिया से मेरा तलाक होना जरूरी है। रितिका मुझे शादी के लिए परेशान कर रही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम जल्दी से रिया के माँ बाप से बात करो और उनसे कहो कि मुझे आजाद कर दे। इससे पहले कि रिया कुछ संभल पाती कि उसे ससुर जी की गरजती हुई आवाज सुनाई पड़ी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम सुधर जाओगे, मगर नहीं। तुम्हारा इसका भूत अभी तक नहीं उतरा। अरे अब तो तुम बाप बनने जा रहे हो। भूल जाओ पुरानी बातें। रिया माजरा कुछ समझे कि उसे सांस की मनुहार भरी आवाज सुनाई पड़ी। अरे बेटा, इतनी सुंदर सुघड़ बहू, साथ में सरकारी नौकरी, और क्या चाहिए तुझे? अरे माँ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सुंदर बहू और उसकी नौकरी। मुझे इस प्रॉब्लम से जल्दी छुट्टी दिलाओ, वरना मैंने कुवैत में जॉब के लिए बात की हुई है। इस बार जाऊंगा तो सालों साल नहीं आऊंगा, फिर रहना आराम से अपनी बहू के साथ। ये अजय की पिफर हुई आवाज थी। रिया सकेत में थी। अब सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो चुका था। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था। उसके पैर लड़खड़ा गए, जबान सूख गई। वह दरवाजे का सहारा लेते हुए वही जमीन पर बैठ गई। आवाज सुनकर सासू माँ लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। रिया की स्थिति देखकर उनको समझते देर न लगी कि वो सब कुछ सुन चुकी है। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, भीतर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। जल्दी से जाकर उसके लिए चाय बनाकर ले आई। उन्होंने रोती हुई रिया को बिठाकर प्यार से उसका सिर सहला और जबरदस्ती चाय पिलाई। ससुर जी चिंता से अंदर बाहर हो रहे थे। अजय मौका देखकर अपनी बाइक उठाकर जा चुका था। उसे रिया की कोई परवाह नहीं थी। सास रिया को समझा रही थी, रो नहीं बेटे, अपनी तबीयत संभालो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि रोते रोते रिया सो गई है, तो वो अपने कमरे में चली गई। मगर रिया सोई नहीं थी। अजय के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और अपमान से उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था। पर वो समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है। उसे जल्दी कोई निर्णय लेना ही होगा। जो आदमी अपनी पत्नी के प्यार और समर्पण को नहीं समझ पाया, उसके मन में अपने अनदेखे अजन्म बच्चे के लिए मोह कहाँ से आएगा? ऐसे निर्मोही के साथ जीवन बिताने का क्या मतलब? रिया ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने अपने पिता को फोन किया, उन्हें सारी स्थिति समझाई और तुरंत वहां आकर उसे ले जाने को कहा। माँ और पिताजी के आने तक वह अपना सामान पैक कर चुकी थी। अचानक समधी समधन जी को आया देखकर रिया के सास ससुर घबरा गए। तभी सामने से बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अजय ने कमरे में प्रवेश किया। सबको देखकर वो शक पकाकर वही खड़ा हो गया। रिया खुद को काबू में ना रख सकी। अजय के सामने जा उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझता, रिया के पिता ने कड़े शब्दों में अपने समधी से कहा, गलती सिर्फ आपके बेटे की ही नहीं है। अपने बेटे की सारी करतूतें जानते हुए भी आपने मेरी लड़की से उसकी शादी करवाई। अब भी मैं आपको एक मौका देता हूँ। अगर आपका बेटा अपनी भूल मानकर एक हफ्ते में मेरी बेटी को लेने आता है तो ठीक है, वरना 10 दिनों में तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा और मुआवजे की मांग की लिस्ट। और वह सोमिया का सूटकेस लेकर बाहर निकल गए। रिया ने घर से निकलते समय पलटकर देखा। सास ससुर सिर झुकाए खड़े थे, पर अजय के चेहरे पर पछतावे का कोई चिन्ह नहीं था, जबकि राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। रिया बुरी तरह टूट चुकी थी, पर मन में कहीं भीतर एक आशा छिपी हुई थी कि शायद कभी अजय को अपनी गलती का एहसास हो और अपनी पत्नी के पास वो लौट आए। पर यह आस की डोर भी उस दिन टूट गई जब अजय की ओर से ही तलाक के कागजात डाक से घर आए। रिया की रही सही आशा भी खत्म हो गई। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। रिया रात दिन सोचती पर समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो गया और इन सब में उसकी क्या गलती थी। उसके पिता ने उसके ऑफिस में लंबी छुट्टी की अर्जी दे दी। माँ, पिताजी और दोनों बहनें उसको बहलाने का हर संभव प्रयास करती, पर रिया एकदम गुमसुम-सी हो चुकी थी। 9वें महीने एक सुंदर सी बिटिया के जन्म होने के बाद भी रिया खुश ना हो सकी। स्त्री का मन पति को लेकर बहुत कोमल होता है,
फिर उसके दिल में एक और आस जगी, शायद अजय बच्ची को देखने आए और उसका सलोना मुखड़ा देकर उसका मन बदल जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिया ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। घर में उसकी बहनें उसकी बच्ची श्रुति का ख्याल रखती और वह अपने आप को ऑफिस के कामों में उलझा कर रखती। रात को श्रुति को हंसता खेलता देखकर अपने गम को भूलने का प्रयास करती। तलाक के बाद कंप्रोमाइज के कुछ पैसा भी मिल गए थे। बस अब सुबह ऑफिस और रात को काव्या के साथ खेलना, उसका होमवर्क कराना, यही सबसे वो पूरी तरह से व्यस्त हो चली थी। मुंबई की तेज रफ्तार और भीड़-भाड़ की जिंदगी में उसे पल भर का अवकाश नहीं मिलता था। श्रुति अब 12 साल की हो गई थी। रिया की बहनें विवाह करके ससुराल जा चुकी थी। अब रिया ही अपने प्रदमाता पिता का सहारा थी और वह दोनों ही रिया का। बहरहाल श्रुति जरूर सबकी लाडली थी। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए। उस दिन रिया रोज की भांति शाम को 7 बजे दफ्तर से घर लौट रही थी। अगस्त का महीना था। मुंबई की बारिश अपने पूरे सबाब पर थी। ऐसे में तो स्टेशन से घर तक का सफर भी आसान नहीं था। दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं दिख रहा था, बस खचाखच भरी हुई थी। रिया छाता खोलकर ठने स्टेशन से पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी। अचानक बिजली कड़की और रिया के मुंह से चीख सी निकल गई। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। कार के शीशे को नीचे करके एक सभ्य से दिखने वाली व्यक्ति ने उसे पुकारा, आइए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपकी बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ और आपके पिताजी मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। रिया ने गौर से उस अनजान युवक को देखा। हालांकि मन में झक तो थी पर और कोई चारा भी तो नहीं था। मन महसूस कर अपना छाता बंद करके रिया कार के पिछले दरवाजे को खोलकर बैठ गई। रास्ते में दोनों की कोई बात नहीं हुई। बिल्डिंग आने पर युवक को धन्यवाद देकर रिया कार से उतर गई। युवक ने मुस्कुराकर कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, आपका पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मेरा नाम राहुल है। अच्छा नमस्ते। घर पहुंचकर रिया ने चैन की सांस ली। श्रुति अपने होमवर्क में और नाना नानी अपना प्री सीरियल देखने में व्यस्त थे। चाय बनाकर पिताजी को देते हुए रिया ने उन्हें राहुल के बारे में बताया। पिताजी खुश हो गए। अच्छा राहुल भाई, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। अभी कल ही तो उसकी माँ गांव से आई है। मैंने उसे इस रविवार को अपनी माँ को खाने पर लेकर आने को कहा है। रिया कुछ कहती, उसके पहले ही श्रुति की आवाज आई, माँ मेरा प्रोजेक्ट बनाने में मदद करो ना। और बात आई गई हो गई। अगले दिन शनिवार की छुट्टी थी। रिया पिताजी की दवाइयाँ लेने मेडिकल शॉप पर गई। देखा वहाँ राहुल अपनी माताजी के साथ दवाइयाँ ले रहे थे। रिया ने उन्हें नमस्कार किया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में राहुल ने उसको बताया कि वो बहुत परेशान है क्योंकि माताजी को वायरल फीवर है और उसको ऑफिस के जरूरी काम से दिल्ली जाना है। रिया ने उन्हें दिलासा दिया कि आप चिंता मत करिए, कल से मेरी 3 दिनों की छुट्टी है। मैं माताजी का ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। राहुल के दौरे पर जाने के बाद रिया उनकी माताजी को अपने घर ले आई। समय पर दवाइयाँ, भोजन और आराम पाकर उनका बुखार उतर गया। वह एक जिंदा दिल और मिलनसार महिला थी। बहुत जल्दी वह घर के लोगों से हिल मिल गई। विशेषकर श्रुति तो अपनी चुलबुली बातों से उनकी आंखों का तारा बन गई। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए और जब राहुल दौरे से वापस आए तो अपनी माँ को स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते देखकर कृतज्ञता से उन्होंने हाथ जोड़ दिए और माँ जी ने श्रुति को सीने से लगाकर उसे ढेरों आशीर्वाद देकर विदा ले ली। इन 3 दिनों में राहुल की माँ सावित्री देवी रिया की माँ से उसकी पूरी कहानी सुन चुकी थी। इधर राहुल की जिंदगी भी खुशियों से भरी नहीं थी। छोटी सी उम्र में पिता का देहांत हो जाने से घर की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 बहनों की शादी, पढ़ाई, सब कुछ संभालते हुए जाने कब परिपक्वता आ गई, पता ही नहीं चला। रिया की जिंदगी और उसकी हिम्मत व आत्मविश्वास को देखकर राहुल की माँ बेहद प्रभावित हुई और फिर उसकी सादगी और अपनत्व का परिचय तो उन्हें 3 दिनों में ही मिल चुका था। श्रुति से भी वो पूरी तरह से घुल मिल गई थी। जब राहुल ने नौकरी ज्वाइन की थी तो
सावित्री जी ने बहुत कोशिश की कि राहुल शादी करके पहले घर बसा ले, लेकिन राहुल का कहना था कि बहनों को पहले सेटल कर दूं। एक बार फिर सावित्री जी की आंखों में अपने बेटे की शादी का सपना सजने लगा। अवसर मिलते ही उन्होंने राहुल से रिया के साथ शादी की बात की। राहुल ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी, फिर एक गहरी सांस लेकर बड़ी ही शांति से जवाब दिया, माँ आप जैसा ठीक समझे, तुम्हारी हर बात मुझे स्वीकार है। पर एक बार रिया के मन की भी तो ले लो। अगर उसे कोई विरोध नहीं है तो मेरी तरफ से भी हाँ ही समझे। बेटे की तरफ से हरी झंडी मिलते ही सावित्री देवी रिया के माता पिता से मिली। सावित्री देवी के प्रस्ताव उनकी खुशी से आंखें भर आई। उनकी सहमति पाकर सावित्री देवी का उत्साह दुगना हो गया। अब वो देर नहीं करना चाहती थी। राहुल को याद आया, कल ही शाम रिया ने उसे बताया था कि बेटी के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है और आज 2 बजे उसे स्कूल जाना है। वह कार लेकर रिया के ऑफिस गेट पर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रिया बाहर आई। सामने राहुल को देखकर वो पहले तो चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। कार सीधे श्रुति के स्कूल के बाहर रुकी। रिया सुगत आश्चर्य से भर उठी। आपको कैसे मालूम कि मुझे यहाँ आना था? मुस्कुराते हुए राहुल बोले, अरे हम अंतर्यामी जो ठहरे। अब जल्दी जाइए वरना मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। मैं यही आपका इंतजार करता हूँ। मीटिंग में 10 मिनट के बजाय 20 मिनट लग गए। मीटिंग के बाद और 3 पीरियड्स थे, इसलिए श्रुति को छुट्टी नहीं मिली। उसे कक्षा में छोड़कर रिया स्कूल से बाहर आई। दोनों को भूख बहुत ही जोर से लगी थी, इसलिए वो एक 5 स्टार होटल में आ गए। खाने का ऑर्डर देकर वेटर को जल्दी खाना लाने को बोल। राहुल ने रिया से कहा, रिया आज शाम को मेरी माँ हमारी शादी की तारीख पक्की करने वाली है और उसके पहले मैं तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ। राहुल ने बड़े ही सीधे साधे शब्दों में बिना किसी भूमिका के कहा। क्या? रिया भौंच की रह गई। फिर बोली, पर आप जानते हैं ना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, और उस प्यारी सी बच्ची को मैं अपनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे इनकार करने का और कोई कारण है आपके पास? राहुल के इस सवाल का रिया के पास कोई जवाब नहीं था, और उनके प्रस्ताव को मना करने के लिए उसके पास कोई ठोस कारण भी नहीं था। पर सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ आगे झुककर मुस्कुराते हुए राहुल धीरे से फुसफुसाए, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रिया ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। राहुल ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इसके बाद तो जैसे चट मंगनी और पट विवाह। बड़ी ही सादगी से दोनों के परिवारजनों के सामने विवाह संपन्न हो गया और रिया राहुल की पत्नी बनकर उनके घर आ गई। राहुल के कहने पर उसने 6 माह की लंबी छुट्टी ले ली। अब वह इस सुनहरे समय को अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहती थी। इसके हर पल, हर घड़ी को वे यादगार बना देना चाहती थी। खैर हंसते खेलते 5 माह निकल गए। राहुल ऑफिस जाते जाते श्रुति को स्कूल छोड़कर चले गए थे। सुबह के कामों को निपटाकर बालकनी में बैठकर दैनिक अखबार पढ़ते हुए रिया कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। ट्रिंग ट्रिंग फन की आवाज सुनकर रिया उठी। राहुल फोन पर थे। बोले कि रिया, मैं अपनी एक जरूरी फाइल घर पर भूल गया हूँ। देखो अलमारी के पास की टेबल की दराज में एक हरे रंग की जो फाइल है, उसे निकाल कर देखो। मैं अपने एक आदमी को भेज रहा हूँ, उसे दे देना। 12 बजे एक मीटिंग है, शाम को मिलते हैं, बाद में फोन करता हूँ। और राहुल ने फोन रख दिया। रिया ने फाइल निकालकर टेबल पर रख दी और अखबार में डूब गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने उठकर दरवाजा खोला। सामने राहुल के दफ्तर से आया आदमी खड़ा था। उसने रिया को नमस्कार किया। रिया ने उसके अभिवादन का जवाब देते हुए फाइल दे दी। फाइल लेकर जाते जाते वो आदमी रुक गया। मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं कहते हुए रिया ने उस अधेर से आदमी को पहचानने की कोशिश की। अचानक उसे झटका लगा। ओफ, इस आदमी की शक्ल तो वो कैसे भूल सकती है। सामने अजय खड़ा था। खिचड़ी बाल, सफेद दाढ़ी, मोटा चश्मा,
साधारण सी शर्ट पहने हुए ये आदमी पहले के स्मार्ट, हैंडसम, आत्मविश्वासी अजय से कितना अलग है। रिया जैसे कहीं खोस गई। अजय ने आगे कहा, रिया, मैं तो तुम्हें राहुल सर की शादी के रिसेप्शन में ही पहचान गया था, पर तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, शायद इसलिए कुदरत ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी। तुम्हारे जाने के बाद परिवार में और ऑफिस में मेरे और रितिका के रिश्ते के बारे में सभी लोग जान गए थे। मैं चाहता था जल्दी से तुमसे तलाक लेकर अपने और रितिका के रिश्ते को नाम दे दूं, पर तब तक हमारी काफी बदनामी हो चुकी थी। रितिका भी मेरे माता पिता की उसके प्रति नफरत को समझ चुकी थी। वो जानती थी कि मेरी माँ उसे कभी माफ नहीं करेगी। इन सब से बचना ही उसने बेहतर समझा और एक दिन किसी को बताए बिना दिल्ली हेड ऑफिस अपना ट्रांसफर करवा लिया और अपने पिता के साथ दिल्ली चली गई। तुम्हें कंप्रोमाइज में पैसा देना था तो जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी। रितिका उससे भी नाराज थी। माँ बाबूजी ने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया और अपनी पोती से मिलने की आश लिए दोनों एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। दिमाग की हालत खराब हो जाने के कारण कंपनी में इंजीनियरिंग का काम ठीक ढंग से नहीं कर पाया। इस कारण मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। अब मैं राहुल सर की कंपनी में क्लर्क हूँ। मुझे माफ कर दो रिया, शायद यही मेरे किए की सजा है। मैं अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। अजय लगातार बोलते जा रहे थे। रिया जैसे सपनों से जागी। सामने सिर झुकाए खड़े अजय को उपेक्षा से देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, आप गड़े मुर्दे उखड़ना बंद कीजिए। अब मैं पुरानी रिया नहीं, आपकी कंपनी के मैनेजर राहुल कुमार की पत्नी हूँ। और याद रखिए, ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती भूल कर भी आपकी जुबा पर अब कभी भी मेरा नाम आए, और उसके बाद आप मेरे घर आने की जरूरत भी ना करें। यही आपके लिए और आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। रही बात माफी की, तो वह तो मैं आपको अगले जन्म में भी नहीं करूंगी। और रिया ने उसके सामने ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सुबास की दी हुई इस दूसरी जिंदगी के बीच अपने अतीत की काली परछाई को कभी नहीं आने दूंगी। रिया का चेहरा डनिश जैसे चमक रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।